हम आरएसएस से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, आप अपने हमले और तेज करो। आप जितने हमले तेज करोगे उतना बहुजन समाज, आदिवासी, मुस्लिम, दलित इकट्ठा आएगा। अभी 2014 से 2025 तक इकट्ठा आने की मानसिकता बन रही है, क्योंकि हक और अधिकार पे जिस तरह से आरएसएस और उसकी टीम हमला कर रही है, हम तो कहते हैं आप दुगुनी ताकत से हमला कीजिए। आप दुगुनी ताकत से हमला करेंगे तो ये बचा हुआ शोषित समाज निश्चित रूप से बाबा साहब की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आधुनिक भारत की जड़न घड़न करने वाले, किसानों के बारे में विस्तृत योजना रखने वाले, अल्पसंख्यकों के मूलाधिकार निश्चित करने वाले, आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल, पर्वत की सुरक्षा की व्यवस्था देने वाले, महिलाओं का सक्षमीकरण करने वाले, सारे भारतीयों को शिक्षा का व्यवस्थित व्यवस्था मिले, ये सब किसने रखा? एक ही नाम है ना, दूसरा कोई नाम हो तो आगे लाइए। हम तो भाषण में से बोलते हैं कि ओबीसी समाज का एक दुर्भाग्य है कि ओबीसी समाज के जो असली मसीहा है वो मसीहा है, वो आज तक समझ में नहीं है कि छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, पंजाबराव देशमुख, संत गाडगे बाबा, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये तो प्रमुख नाम इस महाराष्ट्र में है कि जो ओबीसी समाज के मसीहा है। आज 134वीं जयंती है सर बाबा साहब की। हम देखते हैं कि जो देश का हाल हो रहा है, जो हालात है देश के, चाहे महंगाई हो, प्राइवेटाइजेशन हो, या फिर एक तरीके से धर्म का जो माहौल हो रहा है या अंधविश्वास का जो माहौल है, अभी अभी नागपुर में जो घटना घटी, औरंगजेब के कंट्रोवर्सी, उसका एक माहौल है। क्या लगता है आपको, ये जो बाबा साहब के विचार थे, क्या ये अभिप्रेत था बाबा साहब को, या क्या ये ऐसा देश चाहते थे वो जो आज हम देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। असल में आज जिस देश को हम देख रहे हैं वो तो आजादी से पहले था, इसीलिए बाबा साहब ने आजादी के बाद के भारत की एक नई व्यवस्था संविधान के रूप में दी। कानून के तहत सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक ओबीसीओ को हक, अधिकार और प्रशासन में आने का मार्ग प्रशस्त किया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी न रहते तो ये सारे ओबीसी, जहां तक हो सके पूरे अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जमाती, आदिवासी के लोग शासन, प्रशासन और राजनीति में नहीं दिखते। 75 साल के बाद हम जैसे इंटेलेक्चुअल ये सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का फायदा उठाकर आदिवासी बहुत ऊंची जगह गया, ओबीसी बहुत ऊंची जगह गया, मुसलमानों के लोग भी ऊंची जगह गए, अनुसूचित जाति जमाती के लोग भी, जिनको गांव में प्रवेश बंदी थी, वो आज प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की पोस्ट पर जा सकते हैं और राष्ट्रपति भी हैं। इसके बावजूद भी 75 साल में हम इतने पीछे क्यों हुए? उसकी दो वजह है। बाबा साहब ने केवल कानून का राज नहीं दिया, एक प्रस्तावित व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए भारतीयत्व नाम की संवैधानिक संस्कृति दी, जिस संस्कृति को हम लोग ईमानदार नहीं रहे। हम लोगों ने बाबा साहब ने दिए हुआ संविधान के सहूलियतों का फायदा उठाया, चाहे ओबीसी हो, आदिवासी हो या और कोई भी हो, फायदा तो बाबा साहब के संविधान का उठाया, लेकिन संस्कृति ब्राह्मणवाद की मानी। और तो होता यह है कि जब 2000 पहले जब भारत की आजादी हुई और पहली जनगणना हुई, तब 14% लोग ही शिक्षित थे। भारत में शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के संविधान ने कॉलेज, स्कूल, प्राथमिक स्कूल, इतनी बड़ी व्यवस्था दी कि 2025 में भारत में 85% लोग शिक्षित हैं। शर्म की बात है कि जब बाबा साहब के पास में ज्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, 14% लोग शिक्षित थे, जिसमें एक बमुश्किल 1.5-2% अनुसूचित जाति, जमाती, आदिवासी का होगा। आज 85% लोग शिक्षित होने के बाद में संविधान के सामने संकट है। और जब बाबा साहब के पास में 85% लोग अशिक्षित थे, तो बाबा साहब ने प्रस्तावित व्यवस्था को पैरों तले रोंद कर समता, न्याय, बंधुता पर एक नई व्यवस्था दी। तो चिकित्सा करने की जरूरत है आज 134। आपने चिकित्सा की बात की सर, आपने इंटेलेक्चुअल फोर्स की बात की। देश और दुनिया में एक इंटेलेक्चुअल फोर्स काम करता है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में भी रहता है। क्या वो भविष्य में किसी संघ की तरफ, किसी क्लस्टर की तरफ, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ टर्न होगा, तभी जो इसका कुछ हल निकलेगा? इसके लिए कुछ प्रयास होना चाहिए आपको लगता है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम है और वो अपने अपने सेक्ट में काम कर रहे हैं। क्या वो किसी एक संघ के तहत, कि जो प्रस्तावित संघ है उसको उत्तर देगा भविष्य में? संघ के विरुद्ध संघ खड़ा होगा, ऐसा लग रहा है आपको? होना ही चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको गोलवलकर सावरकर का संघ विरुद्ध फुले शाहू आंबेडकर का संघ, ये करना ही पड़ेगा, दूसरा पर्याय नहीं है। कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? आज मुसलमान सोच रहा है कि मैं क्या करूं। हम लोग 90 से 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तभी कहा था कि बाबा साहब को पढ़कर और बाबा साहब के आंदोलन को समझकर अगर मुसलमान लोकतांत्रिक तरीके से संघ के खिलाफ नहीं उतरता है, आरएसएस के खिलाफ नहीं उतरता है, तो उसका संकट अधिक गहरा होगा। हुआ
आज मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, दरगाहों पे हमले हो रहे हैं, अस्तित्व पे हमले हो रहे हैं, व्यापार पे हमले हो रहे हैं। आदिवासी को विस्थापित कौन कर रहा है? ओबीसी के सारे हक कौन छीन रहा है? इतने सारे संकटग्रस्त लोगों का पॉपुलेशन 85% है, और ये 85% पॉपुलेशन के पास में सोल्यूशन फुले शाहू अम्बेडकर के सिवा दूसरा नहीं है। तो गोलवरकर सावरकर आप एक रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, आप क्या समाधान देखते हैं पब्लिक को कि ये जो यानी जो जुल्म के जो जिस पे जुल्म हो रहा है, एक जो वंचित तबका है और एक उनको शोषण करने वाला तबका है, तो वंचित तबका एक जगह आने के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या फार्मूला है आपके पास? बहुत अच्छा फार्मूला है। हम आरएसएस से गुजारिश करते, विनती करते, आप अपने हमले और तेज करो। आप जितने हमले तेज करोगे उतना बहुजन समाज, आदिवासी, मुस्लिम, दलित इकट्ठा आएगा। अभी 2014 से 2025 तक इकट्ठा आने की मानसिकता बन रही है, क्योंकि हक और अधिकार पे जिस तरह से आरएसएस और उसकी टीम हमला कर रही है, हम तो कहते हैं आप दुगुनी ताकत से हमला कीजिए। आप दुगुनी ताकत से हमला करेंगे तो ये बचा हुआ शोषित समाज निश्चित रूप से बाबा साहब की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आधुनिक भारत की जड़न घड़न करने वाले, किसानों के बारे में विस्तृत योजना रखने वाले, अल्पसंख्यकों के मूलाधिकार निश्चित करने वाले, आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल, पर्वत की सुरक्षा की व्यवस्था देने वाले, महिलाओं का सक्षमीकरण करने वाले, सारे भारतीयों को शिक्षा का व्यवस्थित व्यवस्था मिले, ये सब किसने रखा? एक ही नाम है ना, दूसरा कोई नाम हो तो आगे लाइए। कृषि व्यवस्था के बारे में सबसे अच्छा प्रावधान किसने किया? लेबरों के मामले में देश का लेबर सारे जाति धर्म का है, वो तो जानवर से भी बदतर था। 150 से ज्यादा कानून बाबा साहब ने लेबरों के लिए बनाए। तो एकमात्र नेता है जिसने संपूर्ण व्यवस्था दी है। इस नेता के मार्गदर्शन पर सारे समाजों को आना पड़ेगा, तो ही हम संघ जैसी ताकत से टकरा सकते हैं। जब पूरा देश अंधविश्वास, धर्म और कर्मकांड की तरफ बढ़ रहा है, उसी वक्त राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एक मानवता और एक राष्ट्रीय प्रेम और एक इक्वलिटी की लड़ाई भी लड़ रहा है। हम देख रहे हैं सर, देश में धर्म का और एक धर्मांधता का माहौल बन रहा है, जातीयता बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम का द्वेष कहीं ना कहीं षड्यंत्र द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त बाबा साहब के जो विचार थे, जो अभिप्रेत थे, आज क्या टिप्पणी करेंगे आप इस वक्त? नहीं, देखिए, आज देश को स्वतंत्रता मिलके 75 साल हो गए, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान के तहत ये देश चल रहा है और हम लोग चलाते हैं। ऐसी सारी पार्टियां बड़े ताकत के साथ बोलती है, लेकिन सही में चला रहे क्या, कितना संविधान का पालन करते हैं, इसका परीक्षण करने की आज बहुत गरज हो गई है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो इस देश के जो डाउनवर्ड, जिनको हम एकदम पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया था। कलम 340, 341 और 342। 340 ओबीसी के लिए था, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए था और 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए। और तब परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि ये सारे लोगों को उनके जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रोग्रेस के लिए जो जो सुविधा केंद्र और राज्य सरकार ने देनी चाहिए, वो सारी सुविधा केंद्र और राज्य सरकार ने देनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 75 साल होने के बाद भी आज ये ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को अभी की जो सरकार है वो सुविधा देने के लिए कहीं तो भी कम ज्यादा करती है, पीछे हटती है और ये करती है। उन्होंने कहा था कि हर 10 साल में ओबीसी, एससी, एसटी की सेंसस होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना पूरे देश में माहौल बनने के बाद भी आज जो सत्ता पार्टी है वो जब चुनाव आता है तो आश्वासित करते हैं कि हम जनगणना करेंगे, लेकिन जैसे ही चुन के आते हैं वो वादा भूल जाते हैं। और इसलिए इतने सालों से 1931 के बाद इस देश में, यानी स्वतंत्र पूर्व जो सेंसस हुआ था, उसके बाद में आज तक ओबीसी का सेंसस नहीं हुआ। और इसलिए जब हमारे कोई हक के लिए हाई कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे एक एफिडेविट देती है कि इनका सेंसस कितनी, इनकी जनसंख्या कितनी है, ये हमें मालूम नहीं, इसलिए जनसंख्या के अनुपात में हम लोग सुविधा नहीं दे सकते। इतना बड़ा अपमान जो आज सत्ता में वो सरकार कर रही है, इसके तरफ आपके माध्यम से आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 134वें जयंती के निमित्त में मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से
एक ही अपील करूंगा कि अगर आप कहते हैं कि आपका ओबीसी का डीएनए है, बार बार कहते हैं भाषण में से कि बीजेपी का डीएनए ओबीसी का है, तो फिर आप ओबीसी का सेंसस क्यों नहीं करते? आज कुछ भी हो, बिहार ने सेंसस किया, तेलंगाना ने सेंसस किया, कर्नाटक ने सेंसस किया, जिसकी आंकड़ेवारी 2-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने भी परसों ये किया कि हम लोग भी ओबीसी को सेंसस करके न्याय देंगे। इस तरह से जब स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड हो रही है, आगे आ रही है, तो केंद्र सरकार ने भी खुद होकर इस ओबीसी समाज की जनगणना सेंसस कास्ट वाइज करके सूरे पारे ओबीसी समाज को आज बिहार, तेलंगाना यहाँ पर जो फिगर डिक्लेयर हुए उसमें से ये प्रूव हो गया कि हम लोग 56% के ऊपर है। तेलंगाना में 56% है, बिहार में 62% है। यानी जो हम बार बार कहते थे कि पूरे देश में ओबीसी 60% से ज्यादा है, अब ये 2 स्टेट ने करने के बाद में वो प्रूव हो चुका है। तो इतने बड़े 60% जनता को ये केंद्र सरकार न्याय नहीं दे रही है, ये पूरे ओबीसी समाज के लिए और उसके साथ साथ SC/ST समाज के लिए अन्याय की बात है। जब तक हम तीनों को, ओबीसी, SC और ST को केंद्र सरकार इक्वल नहीं समझेगी, समान नहीं समझेंगी, तब तक इस देश में समानता नहीं। सर, एक और सवाल था मेरा, चाहे SC रहे, ST रहे या OBC रहे, जब संविधान सभा हम देखते हैं तो वहाँ पंजाबराव देशमुख साहब का काफी एक कार्य रहा है, लेकिन OBC समाज वो कार्य की तरफ नहीं जाता है, वो पढ़ता नहीं है। इसके ऊपर क्या मैसेज देंगे? वो अंधविश्वास की तरफ टर्न होता है। क्या राष्ट्रीय OBC महासंघ इसके ऊपर कुछ काम कर रही है? हम तो कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। हम तो भाषण में से बोलते हैं कि ओबीसी समाज का एक दुर्भाग्य है कि ओबीसी समाज के जो असली मसीहा है, वो मसीहा वो आज तक समझ में नहीं है कि छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पंजाबराव देशमुख, संत गाड़गे बाबा, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये तो प्रमुख नाम इस महाराष्ट्र में है कि जो ओबीसी समाज के मसीहा है। और नॉट ओनली ओबीसी समाज, सारे समाज, उन्होंने किसी ओबीसी समाज के लिए काम नहीं किया, तो सारे पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के लिए काम किया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि SC और ST समाज जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर हो, शाहू महाराज हो, महात्मा जो इनको मानता है, उतना हमारा ओबीसी समाज नहीं मानता। क्योंकि अभी अभी आपने जैसा कहा कि पूरा ओबीसी समाज अंधश्रद्धा में इतना ये हो गया है कि उनको पूजा पाठ इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता। लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में कभी भी अभिवादन करना या श्रद्धांजलि देना उनको सोचता नहीं है। तो जब तक ये ओबीसी समाज, अभी हम तो भी बहुत पिछले 10 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2-4-5% लोगों को हम जागरूक कर पाए, आगे वाले समय में हो सकता है कि इसकी चिंगारी और भड़केगी और समाज में एक अच्छी चेतना निर्माण होगी। क्या मजलूम भारत के एक होंगे, ऐसा लगता है आपको जालिमों के खिलाफ? मुझे तो लगता है कि आज की जो हालत है वो सही माने में OBC, SC, ST माइनॉरिटीज को एक आने के लिए सही मानों में ये पूरक है। सभी भारतवासियों को और दुनिया के सभी तमाम लोगों को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जैसा पूछा कि जो मजलूम लोग हैं, खासकर जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो 60%, 65% जो OBC तबका है, आज उनको ये रियलाइज हो रहा है कि भाई सही मानों में उनका हितैषी कौन है और उनका दुश्मन कौन है। हमको ये समझने में थोड़ी देर लगी कि भाई बाबा साहब आम्बेडकर को OBC ने जितना समझना था और जितना जल्दी समझना था वो समझ नहीं पाए, उसके परिणाम आज भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपके आवाज इंडिया चैनल के माध्यम से जो भी नागपुर की RSS की धरोहर है और उनके जो एक्टिविस्ट है उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो यहाँ पे आग जो भड़क रही थी उसमें और पेट्रोल या तेल डालने का काम किया। मान के चलो कि 6 अप्रैल की बात है, शिव जयंती थी, उस दिन एक बड़ा दिन था और रमजान भी थी और रामनवमी थी। और रामनवमी के दिन हमारे जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ, तेली समाज को या OBC समाज को, आपने देखा होगा कि वर्धा के 2 बार रह चुके खासदार रह चुके भूतपूर्व जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है रामदास तड़स जी, उनको उनके ही गांव में जो आदमी 2 बार MP रहा है, 1 बार MLC रहा है, उनको ही मंदिर में जाने को
प्रवेश नहीं दिया गया। कारण ये था कि उनके बदन पर जनाऊ नहीं था और वो जो एक विशिष्ट वस्त्र होता है वो पहन के नहीं थे। पंडितों ने उनको अंदर जाना मना कर दिया। मुझे लगता है कि ओबीसी ने यह समझना चाहिए कि भाई जिस मंदिर में जाके आपको तसल्ली नहीं मिल सकती, समानता नहीं मिल सकती, इंसानियत का आपको वहां पे कोई वादा नहीं दिया सकता, वहां जाते क्यों हो। अगर आपको जहाँ समानता मिलती है, जहाँ इंसानियत का तकाजा मिलता है, जहाँ मान सम्मान मिलता है, उस विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में जाओ। जब तक आप संविधान के शरण में नहीं जाओगे और संविधान की महत्ता नहीं समझोगे, आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्या ओबीसी समाज अपना मसीहा ढूंढने में विफल रहा, आपको ऐसा लगता है? और साथ ही साथ क्या लगता है कि क्या चुनौतियां है कि ओबीसी समाज इस मूवमेंट का हिस्सा बने और अपने इस देश की सेवा करते रहे निरंतर? सबसे बड़ी चैलेंज अभी वर्तमान परिस्थिति में ओबीसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है वो संगठित है, उसके ऊपर अन्याय किए जा सकते हैं, लेकिन वो अन्याय को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। रहा सवाल शेड्यूल कास्ट का, वो तो पहले से बाबा साहब के तालीम में इतना तैयार हुआ है कि उनको हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। हमारा आदिवासी तबका भी काफी सशक्त है, वो एकजुट है। सबसे ज्यादा अगर असंगठित हिंदुओं के नाम पे संगठित होता है, लेकिन ओबीसी और जात के नाम पे हमारा ओबीसी समाज बिखर जाता है और उसका आरएसएस ने सही ढंग से उस दुविधा को समझ के उन पे अटैक करना शुरू किया। जब तक ये ओबीसी ये नहीं समझेगा कि हिंदुओं पे अन्याय करने वाले हिंदू ही है, आरएसएस की मंडली है, हमको यहाँ हिंदू हो गया और हिंदू के मंदिरों में प्रवेश नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फुले ओबीसी थे, लेकिन उनके ही जीवन पे रिलीज होने वाली 11 तारीख की फिल्म है, उस पे बैन लाया गया। और वो बैन लाने वाली जी संगठन जो ब्राह्मणवादी संगठन है, उनका कहना यह है कि आप ब्राह्मणों ने जो महात्मा फुले जी के जीवन काल में मदद की थी या जो अच्छापन किया था उसको पहले दर्शाओ, वो ट्रीज में दिखाओ या ट्रेलर में दिखाओ। मेरा मानना यह है कि वो सही मानों में दहल गए हैं, हिल गए हैं। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की आवश्यकता है, लेकिन वो हथौड़ा ओबीसी ने मारना चाहिए और उनके पांव पे मारना चाहिए, अपने पांव पे नहीं। और ये फुले शाहू अंबेडकर शिवराय की विचारधारा और बाबा साहब के संविधान के सिवा ये काम हो नहीं सकता। हमने आज प्रण लेना चाहिए कि अगर ओबीसी को सही मानों में अपना हक प्राप्त करना है, और जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और अपने दीवार पे लिखो कि हमें इस देश की शासन करती कौम बनना है, तो वो सही मानों में बाबा साहब ने ओबीसी के लिए किया था, कहा था, क्योंकि उन्होंने 340वां कलम रमेश पीसे के लिए दिया था। ये रमेश पीसे ने ओबीसी ने भूलना नहीं चाहिए। और आज हमने ये कसम लेनी चाहिए कि अगर इस देश में अगर हमको सही मानों में सुरक्षा कोई प्रदान कर सकता है तो वो बाबा साहब का संविधान ही कर सकता है, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक कि आपने ये प्रश्न किया है कि हमारा जो समाज है ये बाबा साहब की जयंती एक अलग ही तरीके से मनाता है, जिसकी बाबा साहब ने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा साहब का सोचना यह था कि हमारे जो लोग हैं ये पढ़ लिख के हमारे समाज के हित का कार्य करे, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग एक बाबा साहब की जयंती को सिर्फ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा साहब के विचार को हमें जो फैलाना है उसके बारे में हमारी सोच उतनी नहीं है। बाबा साहब ने जो ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया था, बाबा साहब की ये उम्मीद थी कि ये जो पढ़ा लिखा आदमी है ये मेरे समान सोचकर समाज के हित का कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने ये कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। और बाबा साहब ने ये कहा था, हम देखते हैं कि हमारी पूरी समस्याएं जो है ये राजनीतिक है और इसका सॉल्यूशन भी राजनीतिक है। लेकिन आज हमारा समाज जो है ये भावनिक होते जा रहा है।
भावनिक होते जा रहा है। उसको यदि कहीं पर बाबा साहब के पुतले की अवहेलना कर दी तो वहाँ पर वो लाखों की संख्या में आ जाएगा। वो फलाने जगह में स्मारक बनना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने जो मूलभूत आपको मतलब क्या है कि बातें दी थी, कि मैंने जो आपको बातें बताई है उसका आप समाज में और पूरे गांव क्या समाधान हो सकता है उस इंटेलेक्चुअल फोर्स को वापस खड़ा करने के लिए, जो फोर्सेस अभी देश और दुनिया से निकल गई है? वो जो इंटेलिजेंस की बात करते थे बाबा साहब, जो आईक्यू लेवल की बात करते थे या फिर विश्व स्तरीय ज्ञान की बात करते थे, वापस फॉलोअर्स को वो इंटेलेक्चुअल फोर्स लाने के लिए क्या समाधान की तरफ दिखते हैं आप? यहाँ हमें यह करना चाहिए कि हमें इंटेलेक्चुअल लोगों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए 24/7 प्रयास करना पड़ेगा। हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज सोशल माध्यम की बहुत ज़्यादा ये हो गई है, लेकिन सिर्फ सोशल माध्यम के भरोसे पे बाबा साहब के विचार का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो भी लोग समाज का कार्य करने वाले हैं, जिनमें ये तमन्ना है, उन्होंने लोगों के पास में जाकर उनसे घंटे घंटे डिस्कस करके उनके विचारों को पहले सुन के अपने विचारों को बता के और बाबा साहब के विचारों को हम यदि बताएं, तभी उस आदमी में, जिसको हम बोलते हैं हैमरिंग कंटिन्यूअस, यदि हैमरिंग यदि मतलब क्या है कि ये बुद्धिजीवी वर्गों के साथ में करते हैं, तो उसमें से कुछ लोग, मान लो हम 50 लोगों पे यदि प्रयास करते हैं और ऐसे 5 या 2 लोग भी मतलब क्या है कि हमारे पास में आए, तो इन 50 बुद्धिजीवियों में से 2 लोग भी यदि हम मतलब क्या है कि ऐसा करने में यदि सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पे हम बाबा साहब की जो विचारधारा है वो सही मायने में ये कर सकते हैं। आज का जो शासन है, यहाँ बौद्ध समाज के साथ में या अम्बेडकर समाज के साथ में उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है जैसे वो मुसलमानों के साथ में मतलब क्या है कि व्यवहार करता है। किसी भावनिक मुद्दे को भड़का देना और फिर उनकी जो एनर्जी है वो ऐसे इसमें ये करना है, बिल्कुल उसी मतलब क्या है कि प्रेम में वो चल रहा है। तो हमारे लोगों ने ये भावनिक मुद्दों को थोड़ा सा साइड में रख के बाबा साहब की एक्चुअल मतलब क्या है कि विचारधारा है, इसका प्रचार प्रसार यदि करना चाहिए। देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जी, अब महंगाई बढ़ रही है जी, नागरिक परेशान है, एक धार्मिक माहौल का एक तरीके से नागपुर ने भी एक दंगा देखा। क्या मैसेज देंगे आज 134वीं बाबा साहब की जयंती पर, जो वो उनका जो विजन था और जो देश की परिस्थिति है ये काफ़ी विपरीत दिशा में जाती हुई नजर आती है, क्या मैसेज देंगे? इस विषय पर हमारी जनता ने, हमारे बहुजनों ने ये बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो कॉर्पोरेटाइज जो हो रहा है इसके अगेंस्ट में थे, वो नहीं होने दे रहे थे, सरकारी कंपनी दी थी। आपने देखा होगा BSNL का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। हम लोग अभी एक नया विधेयक पास किया जो 27 मार्च 2025 को, वो टोटली पेंशनर के अगेंस्ट में है। इसके ऊपर हमने पूरे पेंशनर्स ने, पूरे समाज के, पूरे अन्य संस्थान के लोगों ने एकजुट होकर उस विधेयक को खारिज करना होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि आज नहीं तो कल, जैसा एक कॉन्स्टिट्यूटिव फंड रहता था जो पेंशनर का, वो अलग से फंड रहता था, लेकिन वो फंड उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इसका अर्थ क्या होता? मतलब सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। तो मेरा ये संदेश है, मेरे जितने पेंशनर साथी हैं उनको ये संदेश है कि आप एकजुट होकर इस विधेयक का कड़ाई से विरोध करो और कम से कम पेंशनर की बचना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। आप पेंशन की बात कर रहे हैं, अटल बिहारी गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट के वक्त भी पेंशन की स्कीम को बंद किया गया जी, पर लोगों में जो उठाव होना चाहिए, जो एग्रेशन होना चाहिए, आप भी निरंतर देश की सेवा की है, जी, जी। BSNL में आपने सेवा दी। क्या लगता है कि प्राइवेट लोग और जो देश के प्रेमी जो लोग हैं, हाँ। और जो देश को निरंतर सजाते हैं, एक गुलिस्ता बनाते हैं और निरंतर सेवा देते हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल यानी एक क्राइसिस चल रहा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमने सभी समाज, सभी संस्थान ने एकजुट होकर इसका लड़ा देना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा संदेश है। पूरी दुनिया में जब बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का अध्ययन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है और बड़े बड़े शोध निबंध प्रस्तुत हो रहे हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके कार्यों का विश्लेषण हो रहा है, स्टूडेंट PhD कर रहे हैं उनके विचारों के ऊपर, आज उसी फहरिस्त में नागपुर में संविधान स्क्वायर में काफ़ी लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। उसी वक्त हमारे साथ साथी है, उनसे हम बात करते हैं कि आज के दिन आप क्या मैसेज देंगे देश और दुनिया को? नमस्कार, जय भीम। आज दिन विशेष प्रसंग में बाबा साहब को मैं वापस विनम्र अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र राठी एडवोकेट।
मैं नागपुर में वकालत करता हूँ और आज मैं जो यहाँ हाजिर हूँ, हमारी जो संस्था है जिला विधि सेवा प्राधिकरण, उसका मैं मेंबर हूँ, मुझे मनोनीत किया गया है एज ए मेंबर। यह जो संस्था है जिला विधि सेवा प्राधिकरण, यह कोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है और इस व्यवस्था में बाबा साहब ने जो कुछ भी प्रावधान, जो कुछ भी कहने से मैं कहूँगा कि भारत के संविधान में हर प्रकार का प्रावधान उपलब्ध है। जो चीज़ आप मांगोगे वो उसमें आपको उपलब्ध है, आपको उसमें ढूंढने का काम करना पड़ेगा। वो ढूंढेंगे आप तो उसमें हर चीज़ उपलब्ध है, हर सामान्य आदमी के लिए उपलब्ध है, हर ऊपर के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, हर सर्वोच्च व्यक्ति के लिए, माननीय राष्ट्रपति जी के लिए भी मतलब प्रावधान उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि साधारण व्यक्ति वकील नहीं कर सकता। एक तो उसे कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ जाना है ये पता है तो उसके जेब में पैसे नहीं हैं, वो जा नहीं सकता, वकील कर नहीं सकता। मैं भी वकील हूँ। मराठी में एक कहावत है, वकिलाचे हात पक्षकाराच्या खिशात। समझ जाइए आप मुझे क्या बोलना है। इस पीड़ित वंचित जो सतह के अंदर जो जनता है, जो वकीलों के पास जा नहीं सकती गरीबी के कारण, उनके लिए मुफ्त में कानूनी सलाह और मुफ्त में वकील भी उपलब्ध है। हर व्यक्ति को मुफ्त में कानूनी सलाह भारत के प्रत्येक न्यायालय में। क्या प्रोसेस हो सकती है सर, आप जिस तरीके से समझा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को, अगर से आपको जो सुन रहा है किसी वकील की सेवा उनको लेना है तो क्या प्रोसेस हो सकती है, आसान भाषा में समझा पाए तो? जी, यहाँ पर एक नाम दिया गया है जिला विधि सेवा प्राधिकरण। भारत के हर कोर्ट में, तालुका में भी कोर्ट में यह व्यवस्था उपलब्ध है। ऑनलाइन पोर्टल भी इसका उपलब्ध है। जिस किसी को जो कानूनी अड़चन है, एक तो वो इस पते पर आवे, भारत की किसी भी कोर्ट में विधि सेवा के ऑफिस को जाकर वो संपर्क करे और वहाँ जाकर अपनी अड़चन बतावे, उसको इमीडिएट सलाह दिया जाएगा माननीय न्यायाधीश के द्वारा या फिर जो वकील अपॉइंट किए गए उनके द्वारा। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप इसका उपयोग ले कर और ये लाभ ले सकते हैं। सामान्य जनता ने इसका परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए, ये मैं आपसे यहाँ करबद्ध प्रार्थना करूँगा। इतनी महत्वपूर्ण सेवा, आप पोस्ट के काउंटर पे भी जाएंगे और वहाँ से विधि सेवा प्राधिकरण गांव का नाम लिख देंगे, वो वाली जगह पर आपकी शिकायत पहुँच जाएगी। इतना मैं जरूर इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए आप सब लोगों से वापस विनती करूँगा। बाबा साहब का वापस विनम्र अभिवादन करता हूँ।